जी नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और उन्हीं महत्वपूर्ण सेक्शन में आज का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पूंजी निर्माण, या जिसे हम लोग इंग्लिश में कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और जो इंडस्ट्री सेक्शन है यानी कि हमारा सेकेंडरी सेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो सारी चीज़ों को आप लोग बारीकी से समझिएगा, क्योंकि मैं लगातार चीज़ों को एक सीक्वेंस में ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले अगर आपको कैपिटल फॉर्मेशन समझना है तो उससे पहले आपको समझना होगा कैपिटल का एक्चुअल में कैपिटल क्या है। आप ये पिछली वीडियो में देख चुके होंगे, और अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप लोग पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। वहां पर कैपिटल एक पार्ट है, ये एक फैक्टर है प्रोडक्शन के चार बड़े फैक्टर्स में से। तो चार बड़े फैक्टर जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, ये चार सेक्शन थे, उसमें से एक है कैपिटल। तो किसी भी प्रोडक्शन के लिए चार चीजें आवश्यक होती हैं, मैं दोबारा से बता देता हूँ। लैंड, लेबर, उसके बाद आपका कैपिटल और इंटरप्रेन्योर यानी कि वो व्यक्ति। तो कोई भी इंटरप्रेन्योर यानी कि व्यक्ति इन तीन साधनों को लेकर के प्रोडक्शन करता है, और प्रोडक्शन में जो भी मनी आपका लगा हुआ है वो प्लस उसके साथ साथ जो भी प्रोडक्शन में काम आने वाली चीजें हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, मशीन हो, फैक्ट्री हो, तो जिसका भी योगदान लग रहा है वो सारी चीजें हमारी कैपिटल में आती हैं। तो वो कैपिटल एसेट्स होती हैं हमारी। तो कहने का मतलब ये है कि खाली पूंजी निर्माण में आप मनी को ही नहीं लेंगे, बल्कि पूंजी निर्माण में उन सभी चीजों को लेंगे जो किसी प्रोडक्शन में सहायक होती हैं, जैसे मशीन, उपकरण, ये सब। तो चलिएगा समझते हैं। जब पूंजी में दोनों चीजें आती हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है। पूंजी निर्माण का अर्थ है राष्ट्र की वास्तविक पूंजी स्टॉक, यानी कि जितना भी कैपिटल स्टॉक है, तो जितनी भी हमारी संपत्ति है, एसेट्स हैं, वो और प्लस मनी, वो सब मिलाकर के उसमें बढ़ोतरी करना है। तो कुल मिलाकर के जितनी भी हमारी प्रोडक्शन में काम आने वाली चीजें हैं उन सभी में बढ़ोतरी करना, उनकी क्षमता में विकास करना हमारा पूंजी निर्माण, ये कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। इसके अंतर्गत आती हैं पूंजीगत वस्तुओं, जिसमें मशीनी उपकरण, फैक्ट्री, परिवहन साधन, बिजली, खनन इत्यादि का अधिक निर्माण किया जा सके। साथियों आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम इन कैपिटल एसेट्स का, जिन्हें हम बोल रहे हैं मशीन, उपकरण, इन सब का, अगर इनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। तो इसलिए पूंजी निर्माण में, कैपिटल फॉर्मेशन में, इन्हीं चीज़ों को यानी कि कैपिटल असेट्स को ही विशेष तौर से ध्यान में रखा जाता है। अब आपको समझना है कि पूंजी निर्माण के लिए तीन चरण विशेष आवश्यक होते हैं, क्योंकि आप कैसे पूंजी निर्माण कर सकते हैं उसको तीन स्टेप में समझाया गया है। साथियों जो पीडीएफ आप लोग को मिल रही है हमारे टेलीग्राम सेक्शन, टेलीग्राम चैनल पे, वो खाली आपको पीडीएफ ही मिल रही है, उसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अगर आपको समझना है प्रॉपर तो आपको इसको वीडियो को देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि अगर हमें अपनी मशीनी उपकरण, फैक्ट्री, परिवहन साधन, बिजली, खनन इत्यादि, इन्हीं को और ज़्यादा सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, देन सबसे पहले क्या करना होगा, हमें चाहिए होंगी सेविंग्स। साथियों एक बड़ी प्रोसेस है जो आपको समझनी है, क्योंकि जो सारा सेक्शन है, काम है, वो है पब्लिक का। पब्लिक क्या करती है, अपनी छोटी छोटी बचतें रखती है निकाल करके। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इनकम पे कम और डिपेंड ज़्यादा करती है सेविंग्स पर। ऐसा क्यों? हालांकि सेविंग डिपेंड करती है हमारी इनकम पर, लेकिन आपको जानकारी होगी कि अगर हम लोग 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं और 1 लाख रुपए पर मंथ हम एक्सपेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो इस मनी का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का कोई फायदा नहीं है। केवल हम वो फायदा या वो पैसे इन सब असेट्स को बढ़ाने में, कैपिटल असेट्स को बढ़ाने में लगा सकते हैं जो हमारी सेविंग है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी राष्ट्र के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पूरे राष्ट्र की बात, देश की बात, क्योंकि हम किसी परिवार की या किसी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं पब्लिक की, वो काम आती है इन जो कैपिटल असेट्स हैं इनको बढ़ाने में। सरकार क्या करती है, इन्हीं चीज़ों, इन्हीं लोगों से
मशीनें, उपकरण, फैक्ट्री, साधन, बिजली, खनन, ये सारी चीजें और ज्यादा सशक्त करती हैं और प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है। तो सबसे पहले जरूरी है पूंजी निर्माण अगर आपको करना है या इसमें स्पेशलिटी करनी है तो सबसे पहले होनी चाहिए बचत यानी कि सेविंग। अगर सेविंग नहीं होगी तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है सेविंग की हुई राशि ही इन्वेस्ट की जा सकती है। तो निवेश आप समझ सकते हैं, अगर सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, अदरवाइज नहीं। और इसको, इन बचतों का संगठन करना, संगठन मतलब कलेक्शन, तो इनका संगठन करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ सरकार भी हो सकती है जैसे बैंक। तो क्या करते हैं, बैंक हो गई या बीमा कंपनी हो गई या फिर जो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो सारी चीजें, जो छोटी छोटी बचत हैं, ये लोग अपनी इन्हीं बैंक्स में जो अलग अलग योजनाएं हैं भारत सरकार की या ईपीएफ में या फिर आपके जो भी जीवन बीमा बता रहा हूँ, इस प्रकार की चीजों में निवेश करते हैं और बहुत सारी चीजें फिर निवेश की जाती हैं बड़ी बड़ी प्रोडक्शन में। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि पूंजी निर्माण के लिए तीनों चरणों का या तीनों चीजों का होना आवश्यक है। पहले बचत का सृजन यानी कि सेविंग होनी चाहिए, और वो डिपेंड करती है कि हाई इनकम हो और लो एक्सपेंडिचर हो। सरकार इसके लिए भी बहुत सारे काम करती है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, बस आप यहाँ पे कुछ बातों को समझ लीजिएगा। सेविंग होनी चाहिए, सेविंग को कलेक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं होनी चाहिए, और उसके बाद वो लगाने के लिए निवेश मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम बचत को, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है सेविंग्स। सेविंग के स्रोत क्या है, क्योंकि अगर सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, अदरवाइज कोई इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं है, भले ही किसी भी राष्ट्र की या किसी भी व्यक्ति की इनकम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए। तो इसको हम तीन वर्गों में देख सकते हैं। पहला घरेलू क्षेत्र, घरेलू मतलब ये व्यक्तियों के तौर पे भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति या परिवार इंडिविजुअली अपनी बचत करता है, आप उसमें देख सकते हैं पैसे बचाता है व्यक्ति, शुद्ध जमाएं जो बैंकों में इधर उधर व्यक्ति सेव करता है, शेयर खरीदता है किसी कंपनी की, वो भी एक प्रकार की सेविंग है, एलआईसी हो गई, भविष्य निधि, ईपीएफ हो गई। तो इस प्रकार की चीजों में व्यक्ति छोटी छोटी सेविंग अपनी रखता है और फिर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किए जाते हैं। दूसरे ऐसे ही हैं, बस ये ध्यान रखना है कि जो घरेलू बचत है या जो डोमेस्टिक रीजन है उसमें चीजें या जो सेविंग्स हैं वो थोड़ी कम होती हैं, तो कई बार दिक्कतें भी आ जाती हैं, इस बात पर हम आगे चर्चा करेंगे। निजी निगम क्षेत्र जिसमें गैर सरकारी कंपनियां, प्राइवेट वाली बात है क्योंकि निजी की बात हो रही है। नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज, कुछ प्राइवेट बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब मिलकर के भी सेविंग करती हैं और बाद में इन्वेस्टमेंट में काम आती हैं। और कुछ ऐसा ही क्षेत्र है सार्वजनिक क्षेत्र का, सरकारी संस्थाओं द्वारा भी ये सारे काम किए जाते हैं। तो स्रोत आप समझ गए, ये सारी चीजें हैं। लेकिन समस्या ये आती है हिंदुस्तान में, एक्चुअल में हम अपने देश भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में बहुत सारी दिक्कतें हैं। यहाँ पर एक तो सेविंग कम है, आप समझ सकते हैं कि सेविंग कम होना मतलब इन्वेस्टमेंट कम होना। तो इसके लिए भारत सरकार को बहुत सारे फिर अन्य कदम उठाने पड़ जाते हैं, जैसे फिर एफडीआई का कॉन्सेप्ट आता है। अगर भारत अपने घरेलू क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र से अगर क्रेडिट करने में यानी कि पैसा इकट्ठा करने में, इन्वेस्टमेंट के लिए सक्षम नहीं हो पा रही है, तो फिर भारत सरकार को विदेशी कंपनियों की तरफ या विदेशी सरकारों की तरफ मुख मोड़ना पड़ता है। तो चलिएगा देख लेते हैं पहले कि अल्प बचत यानी कि जो लो सेविंग्स हैं उसके कारण क्या है। तो सबसे पहली बात इंडिया के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे, प्रति व्यक्ति निम्न आय, पर कैपिटा इनकम, सीपीआई। तो आप समझ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो काफी लो है, अभी कुछ समय से आप देखेंगे कि ये काफी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी प्रति व्यक्ति आय जो निचले राष्ट्र होते हैं या विकासशील होते हैं या अल्प विकसित राष्ट्र होते हैं उनकी आय कम होती है, और कम इनकम तो कम सेविंग, या लो इनकम लो सेविंग। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इनकम ही नहीं है तो सेविंग कहाँ से। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सेविंग किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस सेविंग के लिए जरूरी है इनकम। तो सबसे पहले इनकम होनी चाहिए, इनकम के बाद सेविंग होगी, और सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से चीजें मूव करती हैं। कृषि पर आयकर से निर्मुक्ति, रिलीज है, यानी कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ता एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। इससे क्या होगा कि टैक्स के आधार पर, अभी हम टैक्स पे मैं एक बात और भी बता दूं, क्योंकि टैक्स की बात मैं अभी चर्चा में लूंगा, क्योंकि इसका अगला कॉन्सेप्ट टैक्स पे डिपेंड करता है
फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि कृषि पर इनकम टैक्स नहीं है, इसलिए सरकार बचा नहीं पाती ज़्यादा और सरकार कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाती। प्रदर्शन की प्रवृत्ति आप समझ सकते हैं, आज मार्केटिंग का ज़माना है और इसमें भी शो ऑफ करना व्यक्ति का कारण है। तो प्रदर्शन करने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपके क्लोथ्स हो गए, अब क्लोथ्स से हम बहुत सारे खरीद रहे हैं, फैशन की चीज़ें या फिर अन्य प्रकार की जो वाइट गुड्स कही जाती हैं, अगर वो बढ़ती हैं मार्केट में तो उस पर खर्च तो होता है, उससे हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, खर्च बढ़ते हैं। और खर्च बढ़ने का मतलब है कि हमारी सेविंग कम हो रही है। जैसे 100 रुपये कमा रहे हैं और 80 लगा ले रहे हैं तो 20 रुपये की सेविंग, और अगर हमारे एक्सपेंडिचर कम है यानी कि 50 रुपये इन्वेस्ट करें तो 50 हमारी सेविंग हो जा रही है। तो इसलिए जो प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ी है, जहाँ 2 जोड़ी कपड़े से काम चलता, 10 जोड़ी कपड़े से या 2 जोड़ी जूते से काम चलता, वहाँ 10-10 खरीदना, ये किसी भी प्रकार की वो चीज़ें हैं जिनसे कोई सेविंग नहीं बन पाती है और सेविंग में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे ही है दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन, जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग है वो सही से नहीं है, हमारा पैसा सही जगह पे निवेश नहीं हो रहा है। उसका उदाहरण अभी आप देख सकते हैं, इससे पिछला ही था प्रदर्शन की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर पैसा सही जगह नहीं लग पा रहा है, इससे आउटपुट कम भी होते हैं। आपने देखा होगा कि नियोजन में जब आप एक सरकार की तरफ से कोई स्कीम आती है, सरकार जब भी कैपिटल फॉर्मेशन की बात करती है, सड़क निर्माण की या फिर किसी अन्य चीज़ों की, तो उसमें से अगर 100% पैसा ऊपर से आ रहा है तो उसमें से 40 से 50% पैसा बीच में ही वो खत्म हो जाता है और वो सही जगह प्रॉपर काम नहीं आ पाता। नेक्स्ट है बचत दर में अपर्याप्त वृद्धि। तो सेविंग रेट है वो हमारी कम है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सेविंग रेट में ऊपर के जितने भी कारण हैं वो आप सब देख सकते हैं। प्रति व्यक्ति इनकम कम होने की वजह से सेविंग रेट कम है, यानी कि हम ज़्यादा नहीं बचा पा रहे हैं, या फिर टैक्सेस, या फिर जो प्रदर्शन की प्रवृत्ति आई है मार्केट में दिखावे की, वो सारी चीज़ें। संसाधनों का अपर्याप्त विकेंद्रीकरण, जो सोर्सेज हैं उनका अपर्याप्त, मतलब यूँ कह लीजिएगा पर्याप्त मात्रा में बटा हुआ न होना, यानी कि कुछ साधन एक ही व्यक्ति के पास है। आप समझ सकते हैं कि पूरी जितनी भी संपत्ति है भारत में, इतनी असमानता है कि 1% जो व्यक्ति हैं टॉप के, उनके पास 50% संपत्ति है और बाकी जो 99% लोग हैं उनके पास 50% संपत्ति है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार का जो संसाधन है वो 1% लोगों के पास ही सिमट करके रह गए हैं। तो जबकि ये सारे संसाधन सभी के पास होते तो उससे ज़्यादा फायदा हो सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से ये सारे फैक्ट हैं जो हमारी सेविंग्स को थोड़ा सा ये करते हैं, अल्प बचत के कारणों में आते हैं। कहने का मतलब यह है कि सेविंग कम होती है। अगर दूसरी तरफ हम देखना चाहें कि बचत वृद्धि के उपाय क्या हैं, तो सेम यही है, इसके आप रिवर्स कर दीजिएगा तो सारे आपके कारण आ जाएंगे इसके कि कैसे हम अपनी जो सेविंग है उसको बढ़ा सकते हैं। चलिएगा, ये बात भी समझ के आगे हुई। विकासशील राष्ट्रों में पूंजी संचयन, जो पूंजी स्टॉक है यानी कि हमारा कैपिटल स्टॉक है, वो थोड़ा सा कमजोर भी पड़ जाता है। तो हम इस पे भी बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको कुछ बातें जरूर समझनी है। अगर किसी भी कंपनी को या किसी भी राष्ट्र को चलाना है तो कैपिटल सबसे ज़्यादा जरूरी है, और अगर कैपिटल ही नहीं है यानी कि पैसा ही नहीं है या सोर्सेज ही नहीं है तो उस राष्ट्र को चलना या उस कंपनी का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले कैपिटल जरूरी है और फिर उस कैपिटल को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है ताकि प्रोडक्शन और ज़्यादा स्मूथ तरीके से हो सके। किसी भी विकासशील राष्ट्र के पास एक्चुअल में आप देखते हैं कि जब घरेलू बचत, या जिसे आप अभी डोमेस्टिक फील्ड कह रहे थे, घरेलू सेविंग या डोमेस्टिक सेविंग, जब ये पूरी नहीं पड़ पाती हैं, जब ये काम नहीं हो पाता है तो सरकार को बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो सेविंग है वो किसी पर बाउंडेशन नहीं है। अगर बाउंडेशन होता तो शायद लोग बचत करते, लेकिन ये डिपेंड करता है व्यक्ति की इच्छा पर। अगर व्यक्ति की इच्छा है, डिज़ायर है, तो व्यक्ति सेव कर लेता है, और व्यक्ति की इच्छा नहीं है तो कई बार व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता है। तो सरकार क्या करती है, अपने आप से कुछ कदम उठाती है जिससे कुछ सेविंग हो सके और उसका प्रयोग कैपिटल फॉर्मेशन में किया जा सके। जैसे सबसे पहला है टैक्सेशन, कराधान। सरकार टैक्स लगाती है, रीज़न यही है क्योंकि कुछ लोग या सारे लोग अपनी मर्जी से सेविंग नहीं करते हैं। तो सेविंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का इस्तेमाल करती है। तो आपको पता होगा कि अगर टैक्सेस लगते हैं तो क्या करती है, उपभोग में यानी कि कंजम्पशन में कमी आती है। कंजम्पशन समझते हैं, उपभोग।
जैसे अगर मैं भी पीछे कह रहा था कि जैसे टेलीविज़न ये व्हाइट गुड्स हो गई, बहुत महंगी हैं, अगर इन पर टैक्स लगता है तो जो व्यक्ति की इच्छा है वो थोड़ी सी डिमोरलाइज होती है, और यूँ कह लीजिएगा कि जो व्यक्ति है वो कम से कम उसको खरीदने की या फालतू की चीज़ों की कमी कर देता है अपने पास, और वो सेविंग होती है। अभी 100 रुपये शर्ट हो जाए तो 10 शर्ट व्यक्ति खरीद करके ले आएगा, लेकिन सोच करके देखिएगा कि अगर इस पर टैक्स ना लगे, मतलब टैक्स लग जाए और ये शर्ट 200 रुपये की हो जाए, तो ये व्यक्ति उतनी शर्ट इकट्ठी नहीं करेगा, या और ज़्यादा टैक्स लग जाए। तो इस प्रकार से जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो कंजम्पशन में कमी आती है और वो उसकी सेविंग होती है। अब वो व्यक्ति अपनी सेविंग किसी संस्था में, म्यूचुअल फंड में, बैंक में, LIC में या फिर अन्य चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, और वो फिर आगे इन्वेस्टमेंट के रूप में काम आती है। तो इस तरीके से किसी भी विकासशील राष्ट्र में पूंजी संचयन का एक साधन ये भी है, टैक्सेशन। तो टैक्स क्यों लगाया जाता है आप समझ गए होंगे, कि व्यक्ति की जो ऐच्छिक स्थिति थी सेविंग की, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए। दूसरा, कई बार जब ये भी काम नहीं आता तो सार्वजनिक ऋण सरकार इकट्ठा करती है, पब्लिक क्रेडिट। तो सरकार क्या करती है, अलग अलग प्रकार की स्कीम्स निकालती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जीवन बीमा जो स्कीम थी वो निकाली। तो इस प्रकार की बहुत सारी स्कीम निकालती है और सरकार उसमें लोगों के द्वारा इन्वेस्ट कराती है, और उससे फायदा मिलता है भविष्य में अन्य चीज़ों के हिसाब से। तो जैसे EPFO भी हो गया, या इस प्रकार की स्कीम, क्योंकि स्कीम पे हम बात करेंगे बाद में। तो इस प्रकार से भी स्टॉक बढ़ाया जा सकता है और बाद में कैपिटल फॉर्मेशन की जा सकती है। और जब घरेलू स्तर पर काम ना हो तो उसके बाद एक और रास्ता बचता है, वो है फॉरेन असिस्टेंस का, यानी कि विदेशी सहायता के लिए। तो इसमें दो तरीके से काम हो सकता है, या तो फिर कंट्री से ही बात कर ली जाए, किसी देश से ही मांग ली जाए, या फिर FDI, ये किसी कंपनी से भी हो सकता है, प्राइवेट। तो कुल मिलाकर के कहने का ये है कि जो FDI का कॉन्सेप्ट है या FII का कॉन्सेप्ट है, वो फिर निर्भर करता है किसी देश की स्थिति पर कि वो उसको लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। तो जब घरेलू सेविंग्स हैं या डोमेस्टिक सेविंग्स हैं, जब वो कम पड़ जाती है, और कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी है क्योंकि हमें अपने देश का प्रोडक्शन बढ़ाना है, अपने देश की स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करना है, देन वी विल हैव टू टेक फॉरेन असिस्टेंस। तो हमें FDI की भी जरूरत पड़ती है, FII की भी जरूरत पड़ती है, और फिर हमें अन्य प्रकार के लोन जो कभी वर्ल्ड बैंक से या इधर उधर से हमें लेने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें आवश्यक हो जाती हैं। और इस प्रकार से हम अपनी जो असेट्स हैं उनको डेवलप करते हैं, और भविष्य में हम उनका प्रोडक्शन में काफ़ी स्मूथ तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी, और अगर समझ नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।